द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट में 150 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और लेते हैं अपने प्रैक्टिस सेट का पहला सेशन। और इसमें हिंदी का पहला जो है पोर्शन है, 1 और 2 नंबर का प्रश्न इस पद्यांश से लिया गया है। पद्यांश को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करना है, अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा। ठीक, यहाँ से स्टार्ट करिए और पढ़ते रहिए। पूरा उम्मीद है कि आप लोग को पूरा जो है ये पद्यांश दिख रहा होगा। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को ऐसे ही रोक लीजिए और पढ़ लीजिए। क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का जो गुण वचन है वो क्या है? ऑप्शन आप लोग पढ़िए। जैसे पहला ऑप्शन है, कर्ण को हराना असंभव है, कर्ण को युद्ध से विमुख करना आवश्यक है, कर्ण सारी सेना पर टूट पड़ा है, कर्ण को भयभीत कर पाना असंभव है। यहाँ पे ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। कर्ण को भयभीत कर पाना असंभव है। कर्ण श्री कृष्ण का गुण वचन है कि कर्ण को भयभीत कर पाना असंभव है। क्लियर? तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इस प्रश्न का। और इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। कैसी करा लता क्या लाघव, कैसा पौरुष कैसा प्रहार, ये पंक्ति किस अलंकार में निहित है ये बताना है। ये प्रश्नालंकार है या फिर आपेक्ष अलंकार, नेक्स्ट विप्सा अलंकार या फिर अतिशयोक्त अलंकार। तो यहाँ पे ये किस प्रकार का अलंकार है? तो यहाँ पर ये विप्सा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इस प्रश्न का हो जाएगा। विप्सा अलंकार ये इसी प्रकार से ही होता है जहाँ पर तमाम प्रकार के ये क्या कहते हैं, ये चिन्ह लगे होते हैं। इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह कहा जाता है, विस्मय चिन्ह कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे और इसमें है कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है? आज्ञार्थक वाक्य, सुरेश को बुलाना चाहिए, अभिषेक पुस्तक लाओ, सुषमा को अभी पढ़ाना जरूरी है, तुम्हें बाजार जाना चाहिए। इसमें आज्ञार्थक मतलब आज्ञा किसमें दिया जा रहा है? तो बी देखिए, अभिषेक पुस्तक लेकर आओ या पुस्तक लाओ, यहाँ पे भी बिल्कुल यहाँ पे आज्ञा दिया जा रहा है, इसलिए ये आज्ञार्थक वाक्य है। अगला प्रश्न है, इसमें निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है और ये इसको कह सकते हैं कौन सा चिन्ह है ये तो डैश का चिन्ह है और ये जो है आपका निर्देश का चिन्ह होना चाहिए। सर निर्देश का चिन्ह यही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा और ये जो है डैश कह सकते हैं या कॉमा कह सकते हैं, इसको कॉमा कहा जाता है अंग्रेजी में। क्लियर? और यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन इस प्रश्न का हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें? तो स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर ये शब्द, एक मिनट, ये कहाँ पहुँच गए? अहिंसा शब्द जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न में दंत वर्ण कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका जो दंत वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं वो ता, था, दा, धा, ना, ला और शा, ये सभी क्या आते हैं? इनका उच्चारण स्थान दंत व जीवा होता है। ठीक, तो यहाँ पे दंत वर्ण पूछे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा, शा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, ता, था, दा, धा, ना, ला और शा होता है। अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है ये बताना है। सातवें का ऑप्शन नंबर डी, कौन शब्द जो लिखा है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? क्वेश्चन के आंसर जो भी आप लोग को सही लगे उसको कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? आठवें का सी बिल्कुल यहाँ पे कदाचित है। और अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प भारत यानी संज्ञा से विशेषण बनाता है? तो भारत का यदि विशेषण बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो ये भारतीय हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, लेकिन यानी किस शब्द में इसमें सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है उसको ढूंढना है उस ऑप्शन को। तो यहाँ पे रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सभी भाववाचक संज्ञा हैं। नेक्स्ट है स्कंध। स्कंद
का तद्भव शब्द बताइए। यहाँ पे स्कंद जो लिखा गया है ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर ये कंधा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है निहत्था में उपसर्ग बताना है। तो चलिए बताइए निहत्था में उपसर्ग कौन सा सही होगा। निस है, निर है, नी है, ना है। 12 का ऑप्शन नंबर जो सही है वो कौन सा होगा। बिल्कुल बहुत अच्छे, नी है। कौन सा है, नी जो है उपसर्ग लगा है। हत्था में नी लगा दिया गया है, निहत्था हो गया। और किसी भी मूल शब्द के पहले जो जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं और अंत में जो जुड़ता है उसको प्रत्यय कहा जाता है, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट प्रश्न है राम आम खाता है, इसमें वाच्य कौन सा रूप है। वाच्य का रूप इसमें बताइए कि राम आम खाता है किस प्रकार का वाच्य है। वैसे वाच्य की बात करें तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य होता है और तीसरा भाववाच्य होता है। ये उभयवाच्य जो है किसी प्रकार का वाच्य नहीं होता है। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे राम आम खाता है, इसमें जो वाच्य है वो कृतिवाच्य है। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, कृतिवाच्य इसमें है। नेक्स्ट की बात करते हैं जिसमें दसमुख में कौन सा समास है। दसमुख, तो दसमुख अर्थात रावण की यहाँ पे बात किया गया है। तो 10 सिर वाला जिसको कह सकते हैं रावण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण होगा। अगला प्रश्न उल्लेख अलंकार होता है जहाँ वस्तु का क्या हो। वस्तु का जो है क्या होता है तो उल्लेख अलंकार वहाँ पे होता है। तो वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख जहाँ पे होता है या किया गया होता है वो उल्लेख अलंकार वहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं जिसमें अल्पज्ञ का अर्थ क्या है। अल्पज्ञ का अर्थ मतलब थोड़ा कह सकते हैं या कम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी वाक्य बनेगा, जैसे देखिए क्वेश्चन के ऑप्शन को जब पढ़िए, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो मतलब कम जानता हो। मैंने पहले ही बता दिया अल्पज्ञ का मतलब कम होता है, जो बहुत थोड़ा जानता हो। इसलिए देखिए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो तो इसका कोई तात्पर्य नहीं है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। चलिए देखते हैं आज कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि इसमें कौन सा शब्द है। कोई जो है बड़ा शब्द भी नहीं है, उपलक्ष्य है, कुशासन है या फिर प्रशंसा है, दीपिका है। यहाँ पे इसका ऑप्शन जो सही होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये प्रशंसा जो लिखा गया है बिल्कुल सही है। बाकी उपलक्ष्य में जो है ये छा जो है वो आधा होगा और या होगा उपलक्ष्य हो जाएगा। यहाँ पे कुशासन में छोटा सा रहेगा, ये बीच वाला जो सा है। और यहाँ दीपिका में दा पर बड़ी की मात्रा, पाप छोटी की मात्रा और का रहेगा। इसलिए ये दो सभी तीनों गलत हैं और सी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है अनुभाव किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं अनुभाव। पहले क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। जिसके हृदय में भाव जागृत हो, जिसके प्रति अस्थायी भाव उपजित हो या फिर आशा कि वह शारीरिक चेष्टाओं को नेक्स्ट चित्त में उठने वाले मनोविकारों को। तो अनुभाव की बात किया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन। जो आशय की वह शारीरिक चेष्टा को होती है उसी को अनुभाव कहते हैं, यानी सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है बीसलदेव रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो यहाँ पे बीसलदेव रासो के रचयिता का नाम क्या है। जगनिक चंद्रवरदाई, दलपति विजय या फिर नरपतिनाला। तो यहाँ पे नरपतनाल, तो ऑप्शन नंबर इसका 19 का जो है डी ऑप्शन सही होगा, नरपतनाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बीसलदेव रासो के रचयिता नरपतनाल जी ही हैं। और ये जो है अगर बात करते हैं जगनिक की, तो जगनिक जो है परमाल रासो जो आलाखंड से लिया गया है उसके रचयिता हैं। वहीं पे चंद्रवरदाई की बात करते हैं तो इसके रचयिता पृथ्वीराज रासो जी हैं। क्लियर, तो सभी क्लियर हो गया होगा। अगला है पृथ्वीराज रासो, देखिए किस काल की रचना है ये पूछा गया है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं, लेकिन ये किस काल की रचना है इसमें तो सी बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आदिकाल की ये रचना है।
अगला प्रश्न जो स्टार्ट होगा वो इंग्लिश के पोर्शन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में 21 नंबर का प्रश्न आपका कंपनी हेंसन से लिया गया है। इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद क्वेश्चन के आंसर को बना पाएंगे। इन 776 BC द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट द फुट ऑफ माउंट ओलंपिक टू ऑनर द ग्रीक्स। ठीक, यहाँ से ऐसे ही पढ़ना, ग्रीक चीफ गॉड जेजस। तो यहाँ से पढ़िए और इतना ही संभवतः पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पढ़िए, आप लोग को समय दिया जाएगा पढ़ने के लिए। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन है आपका वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, यानी कि पहला गेम जो ओलंपिक का हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो पहला बिल्कुल सही ऑप्शन माउंट ओलंपस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, इसमें ग्रामेटिकली जो करेक्ट है उसको चूज करना है, उस ऑप्शन को सही लगाना है टिक। तो इसमें सी ऑप्शन होगा, ऑल दीज मेन आर जेंटल। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, अंडर द ब्रिज द रिवर फ्लोज अंडर द रिवर। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न जो है, इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चीज़ को चेंज करना है। सेंटेंस ये आपके स्क्रीन पर ही है, थोड़ा लंबा सेंटेंस है, इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ से पढ़िए, आई स्टूडेंट केम टू मी एंड सेट, कामा लगा है, फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर लगा है, लिखा गया है कि सर आई शैल बी ऑब्लिज्ड टू यू इफ यू ग्रांट मी 3 days लीव। आई हैव टू गो टू माई विलेज टू सी माई फादर, कामा, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर इसको बंद कर दिया गया है। तो इसका आपको नरेशन में चेंज करना है, मानी इनडायरेक्ट में चेंज करना है। 24 का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, बाकी जो है नहीं है। तो ये ऑप्शन पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको सुटेबल सफिक्स जोड़ना है, शब्दों में सुटेबल जो सफिक्स है वो कौन सा सफिक्स जुड़ेगा। 25 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन आई हो जाएगा। ये जो है जुड़कर शब्द बना देगा, ठीक है। जैसे शब्द किस प्रकार से बनेंगे, डेयरी, बर्डीज और लेसिस, ठीक। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ क्वेश्चन 26 नंबर पे चलते हैं। और यहाँ पे ये इस पोएम को, यानी ये पोएम है, पोएट्री है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन के आंसर बनाना है आप लोग को। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सिनोनियम बताना है, ये शब्द है, इसका सिनोनियम बताना है 26 नंबर का। पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सिनोनियम क्या होगा, पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सुटेबल कंजक्शन को चूज करना है यहाँ पे। 27 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन नाइदर हो जाएगा। ही बिलीव्स नाइदर इन कम्युनिज्म नॉर, देखिए हाँ, नार और नार के साथ में जो है नाइदर का प्रयोग होता है, ये तो आप लोग पढ़े ही हैं, इसलिए नार ही सही है। इज कैपिटलिज्म, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगले प्रश्न में आपका ये जो शब्द डिलाइट लिखा गया है, ये किसका पार्ट है, ये सब्जेक्ट का पार्ट है या फिर आपका प्रेडिकेट का पार्ट है, ये बताना है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे ये प्रेडिकेट का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और 29 नंबर प्रश्न में देखते हैं, ही डिमांडेड अ थॉट इंक्वायरी, इसको अंडरलाइन किया गया है। तो इसमें थॉट, ये थ्रो जो शब्द है, इसमें थ्रो इंक्वायरी में ये थ्रो शब्द जो है ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है। वैसे हम इंग्लिश के टीचर नहीं हैं, लेकिन आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं कि आप लोग समझ जाएं अच्छी तरह से। फिर भी यदि आप लोग को कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा इसका वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और ये जो है इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न होगा अंग्रेजी से, इसमें भी आपको खाली जगह पे भरना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल भर देंगे, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं संस्कृत के प्रश्नों पे, और संस्कृत का प्रश्न लेते हैं। इसमें 10 प्रश्न हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये क्षीरम शब्द जो लिखा गया है इसका पर्यायवाची या पर्यायवाचक शब्द कौन सा है? दुग्धम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, यह सूक्ति का अर्थ क्या है? जो लिखा गया है यह सूक्ति, इस सूक्ति का अर्थ क्या होगा हिंदी में? बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे शासन उग्रता से नहीं चलता है। अगला प्रश्न है पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो पहला ही ऑप्शन आपीवत बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला, वाह प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे 11 प्रकार के होते हैं वाह प्रयत्न, ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है ज्ञात्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय लगा है ज्ञात्वा में। इसी के साथ नेक्स्ट, हेतु के प्रयोग में विभक्ति किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है मनुश्रेष्ठा पद में कौन सा समास है? इसमें जो है सप्तमी समास, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, सप्तमी पुरुष समास होगा ये। अगला प्रश्न आपका है तट्टिका पद में संधि विच्छेद क्या होगा? तो बी बिल्कुल तत् प्लस टीका हो जाएगा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है अधिहरि में उपसर्ग का प्रयोग कौन सा है? तो पहला अधि बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, ये संस्कृत का सेंटेंस लिखा है, इस संस्कृत के सेंटेंस को पढ़िए और यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे अस्य पदांशस्य शीर्षकम लिखतु। तो इस पद्यांश में जो शीर्षक है वो कौन सा शीर्षक इसमें होगा? तो शीर्षक यहाँ पे डी धैर्यम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले पोर्शन की तो पढ़ेंगे, और अगला पोर्शन आपका विज्ञान से लिया गया है। ठीक, तो विज्ञान में भी 10 प्रश्न हैं, इसको भी कवर करते हैं। जैसे क्वेश्चन है पहला, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति किसका एक उदाहरण है? सरल रेखीय का गति का, या फिर प्रक्षेप गति का, या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण गति का, क्षैतिज गति का। वैसे गोला या कोई भी जब दागा जाता है तो वो जो है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक तोप रखी गई है, तो तोप को जब दागेंगे तो इसी प्रकार से तो ये जाएगा, क्यों? इसी प्रकार से तो ये आगे को बढ़ेगा। उसके बाद कोई समय ऐसा आ जाएगा तो ये इसका पूर्ण रूप से बल खत्म होगा और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर आना स्टार्ट हो जाएगा। यही तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग पता चल गया होगा। तो यहाँ पे प्रक्षेप गति हो जाएगा। क्लियर, चलिए, क्योंकि ये जो मैंने आकृति बनाई थी ये प्रक्षेप की गति का ही आकृति है। अगला प्रश्न है प्रतिबाधा की इकाई क्या है? प्रतिबाधा मतलब इम्पीडेंस होता है, जिसको प्रतिरोध कहा जाता है। यानी यहाँ पे थोड़ा आप लोग को बढ़िया से हिंदी में लिखा है, इसलिए हिंदी कहा गया है कि कठिन है। प्रतिबाधा मतलब होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है ये बताना है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस भाषा को टफ बनाया गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही ओम हो जाएगा। प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम होती है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये तो सभी को पता है। विटामिन डी या आयोडीन की बात करें तो यहाँ पे रोग हो जाएगा वो गलघंड या मंडमाला, जिसको गलगंड यानी कि गलसुआ भी कहा जाता है। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब एक कटल फिश को एक मोलस्क के रूप में वर्णित किया जाता है तब वह वर्गीकृत के किस
स्तर पर स्थिर रहता है, यानी किस वर्ग में आता है? क्रम, वर्ग में, क्रम में, परिवार में, संघ में। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ये संघ में आ जाएगा। कार्डेटा कोई भी संघ कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मोलस्क का संघ हो जाता है। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, सख्त कोयला जो थोड़ा वाष्पशील पदार्थ युक्त है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको एंथ्रासाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं, इस प्रश्न में ये कमेंट करना है 45 नंबर पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मानव जाति के सुनने की सीमा कितनी होती है? ये भी सभी को पता है। यहाँ पे 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक मानव के सुनने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और कुत्ते की जो होती है वो 20,000 से लेकर के 2 लाख तक होती है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न का, यानी 46 नंबर का। और उसी के साथ अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर ही है। यहाँ पे एक थायराइड हार्मोन्स के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? थायराइड हार्मोन्स के उपचार के लिए कौन सा दवा का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो है, इस प्रश्न का भी डी ऑप्शन सही होगा। जो लेवोथायराक्सिन है इसी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सी चीज़ है जो एक जीन का गठन करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि जीन के गठन में जीन के गठन का कार्य करती है, जिसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है परमाणु संख्या, जिसकी आयरन 26 है, Fe से प्रदर्शित किया जाता है इसको, इसकी तुलना में अधिक कौन है? तो इसकी तुलना में जो अधिक है 26 के बाद 27, यही होना चाहिए और यही सही भी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कोबाल्ट 27 सही हो जाएगा। और आयरन जो है वो आयरन 26 होता है, क्लियर। तो ये परमाणु क्रमांक के अनुसार ये कोबाल्ट बड़ा है और ये आयरन छोटा है। और मैग्नीज की बात करते हैं तो 25 नंबर पर, वहीं पे अच्छा ये तो सब दिया गया है, क्रोमियम 24 और कैल्शियम 20। यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसे होते हैं। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन याद रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग इसके भी प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। साइंस के भी 10 प्रश्न हो गए हैं। गणित का पोर्शन यहाँ पे आया है, गणित के पोर्शन को स्किप करेंगे क्योंकि इसका वीडियो अलग से बनाया गया है हमारे सर के द्वारा। आप लोग वहाँ से जा कर के इसको सॉल्व किया करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप लोग मैथ के 20 प्रश्न को खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च करिए, फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपका पीडीएफ जैसे ही आप लोग पढ़ रहे हैं सेम पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और खुद सॉल्व लगा सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला पोर्शन आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का है, इसमें भी हम लोग कवर करेंगे प्रश्नों को। तो चलिए लेते हैं प्रश्नों के ऑप्शन को। जैसे पहले प्रश्न में है, कौन परितंत्र का अजैव घटक नहीं है? तो चलिए बताइए ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। पौधे जो हैं वो अजैव घटक नहीं हैं, वो जैव घटक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है, वो किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर सी सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा का जो स्थापित वर्ष है, यानी कि इसकी स्थापना 1977 में होती है, क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं, नीले कार्बन के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। 73 का बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे यह समुद्री घास और अंतर्ज्वारीय दलदलों में जमा होने वाली कार्बन होती है, जो नीले कार्बन होते हैं। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत, जिसको रोलिंग प्लान कहा गया था, वो लागू किया गया था?
यानी रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया। तो बात करते हैं 1977 टू 78 यानी 1977 और 78 में जनता जो है सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था और 78 से लेकर के 83 तक 6 वर्ष का अनवरत योजना का कार्यकाल रहा है और इसी में जो है रोलिंग प्लान इसी को कहा गया है। कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना जो रही इसके बाद ये रोलिंग प्लान लागू किया गया था, इसलिए भी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो है रोलिंग प्लान के बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना चालू की गई। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर स्थित है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता किस प्रावधान के लिए पड़ती है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए, नए राज्यों के गठन के लिए, राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन के लिए, संसद में नियम व क्रिया के लिए। तो पहला ही बिल्कुल सही, मौलिक अधिकारों में यदि परिवर्तन करना होगा तो संसद में बहुमत पास करना होगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे 1813 का जो चार्टर अधिनियम था इसमें जो है व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया था, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसी के साथ अगला नियम, इसमें मिलान करना है, निम्नलिखित योजनाओं का मिलान कीजिए। जैसे बक्सर का युद्ध कब हुआ था। चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। ठीक, इसको इससे मिलान कर देंगे, यानी 1 नंबर को 2 नंबर से मिलान कर देंगे। और उसके बाद दूसरे को प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, वहीं हल्दी घाटी 1576 में होता है। तो देखते हैं यहाँ पे भी बिल्कुल देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है उसके कारण वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होने वाले राज्य हैं, वर्षा करने वाले राज्य हैं, वो पंजाब राज्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय की जो यामियोत्तर नहीं गुजरती ये बताना है, यानी कि भारतीय मानक समय की यामियोत्तर किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी बिल्कुल महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। बाकी उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और ये आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वो सी बिल्कुल महाराष्ट्र सही हो जाएगा। अगला प्रश्न शिक्षण कौशल से लिया गया है, इसमें भी 10 प्रश्नों को हम लोग को कवर करना है। क्वेश्चन है आपका, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। 81 का ऑप्शन बताना है। और आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत लिखिएगा कि आप लोग को क्वेश्चन के ऑप्शन को या क्वेश्चन को पढ़ने का समय नहीं दिया जाता है। जब क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं साथ साथ आप भी पढ़ लिया करेंगे, या हम पढ़ रहे हैं तो आप लोग सुन ही रहे हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट जब हम ऑप्शन समय देते हैं ऑप्शन को पढ़ने के लिए, फटाफट ऑप्शन पढ़ने के बाद यदि कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप लोग देखते रहिएगा ऑप्शन कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग का क्वेश्चन का आंसर जो भी आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जो है इसके अलावा निम्नलिखित में के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो ये जो है जेपी गिलफोर्ड और बुद्धि संरचना का सिद्धांत इसके द्वारा समर्थित किया जाता है। व्यापक शब्द और इसके अलावा इस सब के अलावा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा जो है वो क्या है।
तो हम हमेशा आप लोग को बताते आए हैं कि समावेशी कक्षा जो होती है वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाने का तात्पर्य है कि एक ही कक्षा में सभी प्रकार के, चाहे वो किसी भी प्रकार के बालक हों, चाहे वो प्रगतिशील बालक हों या फिर पिछड़े बालक हों या फिर थोड़ा मंद बुद्धि के बालक हों, सभी एक ही कक्षा में जब बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वही आपका समावेशी शिक्षा कहलाती है। और इसमें कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, इसका तात्पर्य भी यही है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन पहला ही कैथरीन ओकनर बिल्कुल सही ऑप्शन इसके हो जाएंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण ये है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए, यही एक प्रभावशाली अध्यापक होने का तात्पर्य है। महत्वपूर्ण जो है यही सबसे है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका जो होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए? तो इनमें 1 और 2 में बच्चों के लिए परीक्षण के आधार पर होना चाहिए। डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इसी के साथ अगला प्रश्न भी है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार दोनों किया जाए समय समय पर। भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन ही मूल्यांकन का अर्थ होता है शैक्षिक विकास में। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें किस प्रकार से सलाह देनी चाहिए या किस प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए? यहाँ ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो लगातार प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। जो भी बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं तो ऐसा उनको डांटना नहीं है, उनको दंडित नहीं करना है, पनिशमेंट नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, बस उनको प्रोत्साहित करना है कि वो लगातार प्रश्न पूछते रहें। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किसका और किस 2 चीज़ों का जरूरी होना आवश्यक होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले विद्यार्थी और दूसरा समावेशन होना जरूरी होता है। पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि विद्यार्थी समय का समावेशन जरूर करना चाहिए, होना चाहिए। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का। इसमें 91 से 100 नंबर तक प्रश्न है और इसमें 2 स्थान खाली हैं। 2 स्थान खाली हैं, दोनों में भरना है आपको। जैसे बाल विकास से तात्पर्य किन 2 चीज़ों से है? तो बाल विकास से तात्पर्य है जैविक, यानी ये जैविक और मनोवैज्ञानिक। फिर परिवर्तन से है जो कि जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी लिखना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ठीक यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं लेकिन तीनों को कवर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये है नहीं तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आते हैं? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आने की बात किया गया है तो ये सभी आएंगे और ये समावेशी कक्षा के अंतर्गत सभी बालक बैठकर एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? 93 का डी उपरोक्त में से कोई नहीं इसमें आएंगे। अगला है, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका होगा सही, लक्ष्य सही है इसमें। बालक का विकास परिणाम क्या है? तो 50-50 का आपका वंशानुक्रम और वातावरण का 50-50 रेशियो होता है, तो सभी को पता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, यानी वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया होती है इसी के कारण बालक का विकास परिणाम होता है। अगला प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो ये अधिगम क्या कहलाता है? तो ये अधिगम आपका
अधिगम का शून्य अंतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कि विकास का अर्थ क्या है। विकास का अर्थ यह है कि परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विकास के कथन में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताइए। 98 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास जो है उकसाकर और बढ़ा कर देने वाली कोई चीज़ नहीं होती है, यह बिल्कुल सही सत्य नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है इसमें। तो मानसिक मंदता की विशेषता जो नहीं है वो अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला, गैने निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो चलिए बताइए गैने किससे संबंधित है, यह बताना है। सौ नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। अधिगम का जो श्रेणी क्रम है इससे संबंधित है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा ये प्रश्न, और 100 प्रश्न हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर का प्रश्न भी इसमें शामिल होगा। चलिए 101 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर भूकंप विज्ञान जो है इसके अध्ययन के द्वारा जो है भीतर की जो हलचल होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और उसी के साथ नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है। यहाँ पर प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत की किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 सीजन के बाद संन्यास की घोषणा की है। तो यहाँ पे सानिया मिर्जा ने किया है। ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में COP 26 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है। बहुत अच्छे, स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो है ग्लासगो नामक स्थान पे, स्कॉटलैंड के ग्लासगो नामक स्थान पे हुआ है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, इंडिया बाय द नाइल नामक सांस्कृतिक उत्सव भारत तथा अन्य किस देश द्वारा मनाया गया था। तो ये मिस्र के द्वारा मनाया गया, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। साथ साथ अगला प्रश्न है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहाँ पर सी होमो सैम्पियस, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैम्पियस, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी अरुणदेल नृत्य की किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर बनी थी। ओपेरा, लावड़ी, भारतनाट्यम या फिर डांडिया। इसका सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, भारतनाट्यम। इसी के साथ अगला, दिसंबर 2021 में आए चक्रवाती तूफान जावाद जिसका नाम रहा, इसका नाम किस देश के द्वारा रखा गया है। तो ये सऊदी अरब के द्वारा रखा गया जवाब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं होती है। मध्य प्रदेश, दिल्ली सरकार या फिर बिहार, उत्तर प्रदेश। तो आप लोग को तो पता है कि दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की पुलिस प्रशासन जो भी है वो राज्य सरकार के अधीन ना होकर के गृह मंत्रालय के अधीन होता है, यानी गृह मंत्री के अधीन होता है, इसलिए भी दिल्ली बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। 110 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। फिलिप्पो पाकिनी के द्वारा जो है हैजा रोगाणु की खोज की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन यानी जिसको ईवी कहा गया है, चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है।
तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में खुला है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और गुरुग्राम में ही सबसे पहले ग्रीन एटीएम भी लगा, यानी अनाज का एटीएम भी लगा है। अगला प्रश्न है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होगा, जापान हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? 113 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी, हामिद अंसारी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसे तैराकी यानी जीवन काल के क्षेत्र में 2016 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका भी सही होगा, CS प्रदीप कुमार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है? महारत्नों की सूची में कौन सा नहीं आता है? वैसे महारत्नों की कंपनियों की संख्या जो है इस समय वर्तमान में कितनी है, कमेंट करके आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहले 10 हुआ करती थी, अब इस समय वर्तमान में कितनी है? 11 महारत्न कंपनियां हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और कहिए तो आप लोग हम इसके नाम भी गिना दें। चलिए सुन लीजिए एक बार, लिखवाते नहीं हैं, सुन लीजिए। NTPC जिसका पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC जिसका नाम है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसका सेल नाम है SAIL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसका BHEL भेल नाम है, वहीं इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका IOCL नाम है, कोल इंडिया लिमिटेड जिसका CIL नाम है, वहीं पे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL गैल नाम से जिसका है, वहीं पे भारत, अगला जो है 8वां भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL जिसका नाम है, 9वां पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका 9वां है, 10वां पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। और ये नई कंपनी जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नई जुड़ी है, ध्यान रखिएगा। 10वां के बाद 11वां जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक, तो ये सभी आपकी महारत्न कंपनियां 11 हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मलेरिया फैलाने वाले जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो इसका भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवेरे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। भी बिल्कुल सही होने के साथ नेक्स्ट है, हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड, सुभाष गर्ग, मृदुला रमेश या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे भी बिल्कुल सुभाष गर्ग के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर बनाया गया है? 118 का सी ऑप्शन सही होगा, लद्दाख में ये बनाया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो लक्ष्य है वो सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे उज्ज्वला योजना का तात्पर्य LPG कनेक्शन से प्रदान करना है। ठीक, तो इसमें गरीबी रेखा के जो नीचे हैं या भारत के सभी महिलाओं को जो भी गरीब तबके के अंतर्गत आते हैं उनको फ्री LPG कनेक्शन प्रदान करना, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, जॉन लागी के द्वारा जो है टेलीविज़न का आविष्कार किया गया। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे हाल ही में इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रीति सिन्हा को यहाँ पे दिया गया है। और उसी के साथ अगला, सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक या लेखिका कौन है? तो अरविंद पनगड़िया, सिलेक्शन डे अरविंद पनगड़िया इसके लेखक हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो 23 का बी, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है कोणार्क सूर्यदेव मंदिर को बनाया गया था, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है, नंबर्स डुलाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसके लेखक आकाश चोपड़ा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है BHU, जिसका नाम पूरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसका स्थापना किसके द्वारा की गई या किसने करवाई है? ये भी बच्चों वाला प्रश्न मदन मोहन मालवीय 1916 में जो है इसकी स्थापना करवाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्लारेंस वर्ड से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का वीज़ा किस देश ने रद्द कर दिया था? तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इनका वीज़ा रद्द किया गया था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है किस राज्य के द्वारा सौर सुलजा योजना लागू करने, कौन सा राज्य है जो सौर सुलजा योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का? और इसकी जो शुरुआत होती है 1 नवंबर 2016 से जो है इसकी शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा युग्म सही नहीं है? सब सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 130 का बी ऑप्शन सही होगा। ये लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व नापती है, ये बिल्कुल गलत है। लैक्टोमीटर जो होती है वो दूध की जो है घनत्व को मापती है, यानी दूध की जो है शुद्धता को मापता है। क्लियर? तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन, यही युग्म सही नहीं है। और इसी के साथ रीजनिंग का प्रश्न आया है। रीजनिंग की केवल ऑप्शन को बताएंगे, बाकी आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, हमारे साथ आंसर मिलान कर लीजिएगा। 131 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 132 की बात करते हैं तो 132 का पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 133 पे चलते हैं तो 133 में भी ऑप्शन पहला ही ग्रीष्मकाल, उसके बाद आर्द्रता, जैसे शीतकाल का कोहरा है वैसे ग्रीष्मकाल का आर्द्रता। नेक्स्ट 34 की बात करें, 34 तो 34 नंबर में ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो भी पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, इसको मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट 35 की बात करें तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं और सूचना तकनीकी का ये प्रश्न है, इसमें भी 5 प्रश्न लोग कवर करेंगे। ट्रांसलेट करने वाला ऐप जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ट्रांसलेट करने वाले ऐप को गूगल ट्रांसलेट्स ऐप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब शब्दावलियों में श्रेणी और उपश्रेणी के रूप में सर्व से वेबसाइटों के एक संग्रह को अधिकतम किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी वेब डायरेक्टरी बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है यहाँ पे। और अगला प्रश्न है इंटेल नामक कंपनी के फाउंडर कौन थे? बी बिल्कुल मुरे और नायस बिल्कुल सही ऑप्शन, इन्होंने ही इंटेल नामक कंपनी बनाया है। अगला प्रश्न है 1 GB में कितने MB होता है? 1 GB में कितने MB होता है? तो चलिए देखिए और बताइए कौन सा सही होगा यहाँ पे। तो पहला ही सही हो जाएगा। 1 GB बराबर 1024 MB के बराबर होता है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है इस पद्धति में वीडियो वॉइस सिग्नल और डाटा सिग्नल एक साथ प्रयोग होते हैं, तो वो कौन सी पद्धति है? तो पद्धति वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न जो स्टार्ट होगा वो जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि से लिया गया है। 10 प्रश्न के भी देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? नेता का, परामर्शदाता का, निर्देशनकर्ता का या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ये एक मिनट, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, नेता के रूप में होती है। ठीक, सुविधादाता दिया होता तब सही रहता। कक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है नेता के रूप में।
इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण विशेषता नेता की होती है और यह शिक्षक अपने वर्ग का नेता होता है। क्या होता है? नेता होता है। क्या ऐसा सही है क्या? इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ के रखिए, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम जो है पिन करवा देंगे, ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे नेता ही जो है मान के चलिएगा, नेता यहाँ पे आप जो राजनीति वाला नेता की बात समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं है, ठीक। यहाँ पे सुविधादाता या दिया होता तो सही रहता आपका, लेकिन है नहीं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विद्यालय का कार्य क्या होता है? तो विद्यालय का कार्य उपयोग सभी है, चाहे वो संस्कृत का संरक्षण, संस्कृत का परिष्करण या फिर संस्कृतियों के प्रति नए प्रतिरूपों का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सबसे अधिक अभाव पाया जाता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, घृणा का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, किस प्रकार से? तो यहाँ पे उद्देश्य केंद्रित से, जब जो उद्देश्य होगा वो जब उद्देश्य ही होगा तो उसको आप लोग लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, यदि उद्देश्य नहीं बनाएंगे तो कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है, इसलिए डी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रकार से। अगला है, पुरस्कार बालकों में क्या उत्तेजित करता है? तो पुरस्कार बालकों में अहम उत्तेजित करता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, और वो आंतरिक क्या होते हैं? प्रोत्साहित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 15 किस मूल से संबंधित है? अनुच्छेद 15 की बात किया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन अच्छा है। और अनुच्छेद 15 जो है ये धर्म, वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर मूल संबंध है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा पहला ही आपका सही हो जाएगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, लिंग तथा जन्म के स्थान पर आप विभेद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दंड की तुलना में पुरस्कार अत्यंत प्रबल किस पर होता है? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ सही होगा, प्रेरणा प्रबल होता है। जब आप कभी भी दंड की तुलना में पुरस्कार प्राप्त करेंगे तो आपका प्रेरणा होगा वो अत्यंत प्रबल हो जाएगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है, मूल्य ऐसा व्यवहार है जिसकी हम दूसरे से अपने लिए उपेक्षा करते हैं, किसका कथन है ये? तो पहला ऑप्शन निशा शर्मा का ये कथन है, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, उपेक्षित तथा तिरस्कृत बालकों के साथ शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? ये बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे सलाहकार के रूप में, या परामर्श नहीं कर सकते हैं, सुविधादाता के रूप में, सलाहकार के रूप में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? यानी कि छुआछूत का अंत किस संविधान के अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे अनुच्छेद नंबर सी, यानी अनुच्छेद नंबर 17, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। इसी के द्वारा कहा गया है कि कोई भी छुआछूत नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का 80 सही होने के साथ यहाँ पे हम लोग कितने प्रश्नों को, आप लोग को तो पता ही है, 150 प्रश्नों को और 20 मैथ के अगर छोड़ देते हैं तो 130 लगभग बन जाता है। इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सही बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।